नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के सिंपली एक्सप्लेन में। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया और फ्रांस के बायलैटरल रिलेशनशिप, जो कि हाल ही में फोकस में आए हैं, क्योंकि 13 और 14 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर मोदी इज ऑन ऑफिशियल विजिट टू फ्रांस। तो वहाँ पे चीफ गेस्ट थे वो बैसाइल डे परेड के लिए। इस परेड के बारे में बता दूं कि ये इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिलिट्री परेड है। 1880 से ये परेड चलती आ रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो परेड थी उसमें इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाले एज एन चीफ गेस्ट वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। इसके पहले 2009 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह चीफ गेस्ट रह चुके हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को 25 साल कंप्लीट हुए हैं। मतलब जो शुरुआत हुई थी 1998 में, वहां से ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आगे चली है। इसके अलावा अगर आप लोगों को ये पिक्चर में दिख रहा होगा तो पीएम मोदी हैज बीन अवार्डेड विथ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस, जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। मतलब ये जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फ्रांस का, उससे भी पीएम मोदी को नवाजा गया है। तो देर आर लॉट ऑफ अवार्ड्स, एक्चुअली बहुत सारे अवार्ड्स ऑलरेडी पीएम मोदी को सिविलियन अवार्ड्स बहुत सारे देशों ने दिए हैं। बट ये अवार्ड सिग्निफिकेंट है क्योंकि पीएम मोदी इंडिया की तरफ से पहले पीएम है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फ्रांस इज नाउ बिकमिंग द न्यू बेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडिया। जैसा कि हडसन इंस्टीट्यूट जो है, हडसन रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने कहा है कि फ्रांस इज नाउ द इंडियाज न्यू बेस्ट फ्रेंड। तो एग्जैक्टली इंडियाज न्यू बेस्ट फ्रेंड ये किस तरीके से है, और जो हाल ही में पीएम मोदी का जो विजिट हुआ है उसमें कौन से एग्रीमेंट साइन हुए हैं, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे और पूरा रिलेशनशिप को भी एनालाइज करेंगे। तो एग्रीमेंट्स अगर साइन हुए हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए तो सबसे बड़ा और सबसे सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट है हॉरिजॉन 2047। मतलब आने वाले 25 सालों में जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया और फ्रांस का, उसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या होनी चाहिए और किन चीजों पे कोऑपरेशन करना है, उसके लिए उन लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। उसका नाम है हॉरिजॉन 2047। तो उसमें कोऑपरेशन कौन से फील्ड में एक्सपेक्टेड है? डिफेंस, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन ट्रांजिशन, एजुकेशन एंड पीपल टू पीपल टाइज। ये इंपॉर्टेंट फोकस रहेगा 2047 को, जब नेक्स्ट 25 इयर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप गोइंग टू बी कंप्लीट। तो ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में जो सबसे हॉट टॉपिक होता है उसमें भी कोऑपरेट करने के लिए और खास करके मिलिट्री और नेवल एक्सचेंज के लिए एग्रीमेंट और कोऑपरेशन के लिए दोनों देशों ने सम्मति दी है या एग्रीमेंट किया है। उसके अलावा सबसे सिग्निफिकेंट यहाँ पे है जो रफाल फाइटर जेट्स थे, उनको नए 26 और रफाल फाइटर जेट्स का इंडिया ने बाय करने का डिसीजन लिया है। ये सिग्निफिकेंट बन जाता है। तो सितंबर 2016 में रफाल फाइटर जेट्स के लिए एग्रीमेंट किया गया था, और ये पॉलिटिकली बहुत कंट्रोवर्शियल एग्रीमेंट था, नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो इन फ्रांस एज वेल। वहां पे भी इसका बहुत बड़ा इश्यू हुआ था, और हाल ही में वही 26 मोर रफाल फाइटर जेट्स इंडिया ने बाय करने का डिसीजन लिया है। उसके अलावा 3 स्कॉर्पियन सबमरीन भी इंडिया ने फ्रांस से लेने का एग्रीमेंट किया है। आपको बता दूं ये स्कॉर्पियन सबमरीन जो है ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन करके सबमरीन्स है, और ये डेवलप किया गया है फ्रेंच नेवल कंपनी और एक स्पेनिश स्पेस कंपनी है जिसका नाम है नावेंशिया। इन दोनों के कोऑपरेशन से ये स्कॉर्पियन सबमरीन डेवलप किया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचईएल और सैफ्रॉन ग्रुप जो है फ्रांस का, उन दोनों ने भी एग्रीमेंट करके हेलीकॉप्टर इंजन के लिए डेवलपमेंट के लिए एग्रीमेंट किया है। तो एग्रीमेंट्स बहुत सारे हुए हैं। तो इनका ओवरऑल एनालिसिस जो दो हिंदू में आया है वो ओवरऑल एनालिसिस बेस करता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर। मतलब ये दोनों कंट्रीज जो है वो एक दूसरे की ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे की इंटरनल अफेयर्स में
वो दखल अंदाजी नहीं देते हैं। उसके लिए उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं या रादर केस स्टडीज दिए हैं। जैसे फ्रांस की तरफ से देखा जाए तो फ्रांस ने कभी भी इंटरनल अफेयर्स में इंडिया के कुछ भी दखल अंदाजी देने का प्रयास नहीं किया। दे रिफ्यूज टू कमेंट अपॉन एनीथिंग। उसका एक एग्जांपल अगर ले ले तो फिलहाल जो मणिपुर में वायलेंस हुआ है उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन ने एक रिजोल्यूशन पास किया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताया था कि आप ये मणिपुर वायलेंस स्टॉप करने के लिए कुछ प्रयास करो। इसके बावजूद भी फ्रांस ने उसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं किया था बिकॉज दे कंसिडर दैट इट इज देयर इंटरनल अफेयर। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर की तरफ वजह से जो इंडिया रशिया रिलेशनशिप में स्ट्रेन आया है और खास करके वेस्टर्न कंट्री जो है जो जिस प्रकार से इन रिलेशनशिप को देखती है, उसके बावजूद फ्रांस ने कभी इंडिया के रोल को क्रिटिसाइज नहीं किया है। आपको वो बहुत सारे वीडियोस है जिनमें हमारे फाइनेंस में सॉरी फॉरेन मिनिस्टर जो है उनको बार बार क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्होंने अच्छे से जवाब भी दिए थे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज वेस्टर्न कंट्रीज और खास करके यूरोपियन कंट्रीज दे क्रिटिसाइज इंडिया फॉर देयर रोल ऑन द रशिया। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया ने जब भी न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, मतलब 1974 या 1998 में वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे। उसके बावजूद फ्रांस पहली कंट्री थी जिसने न्यूक्लियर कोऑपरेशन के लिए इंडिया के साथ में आगे आई थी और खास करके तारापुर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें उन्होंने इंडिया को सपोर्ट भी किया था। अब इसके अलावा अगर चला जाए तो इंडिया ने कैसे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रशिया की सॉरी फ्रांस की मेंटेन की है। तो हाल ही में फ्रांस में बहुत सारे वायलेंस हुए हैं, उस पे इंडिया ने कभी कोई कमेंट नहीं किया है। दे कंसिडर दैट इट इज देयर इंटरनल अफेयर। तो एक दूसरे के लिए उन दोनों ने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रिस्पेक्ट की है, ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट है। उसके बाद अगर देखा जाए कि हर एक कंट्री इंडिया और फ्रांस दोनों अलग अलग ग्रुप अलग अलग अलायंस के मेंबर्स है, कोएलिशन के मेंबर्स है, बट दोनों ने कभी भी फोर्स नहीं किया है कि यू शुड हैव टू ज्वाइन दिस अलायंस और दैट अलायंस। दे मेंटेन देयर ओन सैंक्टिटी इनटू इट। अब ओवरऑल इसको कैसे देखा जाए इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप को, तो फ्रांस इज एक्चुअली द मेंबर ऑफ यूएनएससी। यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है। तो यूएनएससी के रिफॉर्म्स में फ्रांस इंडिया को बहुत हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि फ्रांस ने इंडिया के मेंबरशिप के लिए परमानेंट मेंबरशिप के लिए अनकंडीशनल सपोर्ट दिखाया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहती हूँ। हाल ही में इंडिया के यूपीआई को मंजूरी दी गई है फ्रांस में ट्रांजैक्शन के लिए। तो ये भी यूरोप में इंडिया के गेटवे के लिए एक इम्पोर्टेंट काम बन सकता है। इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाने का काम भी यूपीआई कर सकता है, जो कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस आर इन billions now. So we can say that this can be a great achievement if it gets succeed and if it gets an access to the euro. उसके अलावा अगर देखा जाए तो डिफेंस कोऑपरेशन में जो कि मैंने ऑलरेडी आपको हाईलाइट कर दिया है, आप फाइटर जेट्स ले लो या सबमरीन्स ले लो या एचएएल का कॉन्ट्रैक्ट ले लो, इन सब के इसमें से एक इम्पोर्टेंट स्टेट निकल के आती है कि इन दोनों के डिफेंस कोऑपरेशन में, इंडिया और फ्रांस के डिफेंस कोऑपरेशन में एक ट्रस्ट बढ़ रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हडसन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने फ्रांस को इंडिया न्यू बेस्ट फ्रेंड कहा है, तो ये न्यू बेस्ट फ्रेंड बन सकता है और कहीं ना कहीं जाके फ्रांस रशिया को रिप्लेस भी कर सकता है। हालांकि ये फ्यूचर बताएगा कि एग्जैक्टली रशिया को फ्रांस रिप्लेस कर पाएगा एज अ ट्रस्टेड फ्रेंड। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप आर ग्रोइंग टू अ लार्ज एक्सटेंट टू अ ग्रेट हाइट। So overall, this is all about the India-France relationship. I hope आपकी प्रिपरेशन में इसका definitely it will be helpful for you. We will meet again for tomorrow with a new topic in Simply Explain. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। We will meet tomorrow with a new topic. Till then, take care and thank you for listening.